गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जो बिहार से जी सीजीएल का जो तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज़ और बता दें कि समय बहुत कम है और तैयारी जो है बहुत सारी करनी है। तो हम लोग अब जो है डेली एक सेट का जीके जीएस को कंप्लीट करेंगे 30 मिनट में। और ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी, आप इसको देखें और इसका प्रॉफिट लें। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन है खनिज उत्पादन से, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के व्यापार से, मछली उत्पादन से और खाद्य संस्करण से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपको बता दें, मछली उत्पादन से। क्रांति के बारे में जब बात हुआ है तो कुछ क्रांति के बारे में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए जो है श्वेत क्रांति बहुत बार आ चुका है, दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति की बात करें तो मछली उत्पादन ऑलरेडी क्वेश्चन में हो चुका है। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति जो है झींगा और प्याज से। और लाल क्रांति की बात करें तो मांस और टमाटर से। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और एक ग्रुप में जो क्यूज है अपना, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन हो चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपको हम बता दें, राष्ट्रपति होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। देखिए अनुच्छेद 324 के अधीन चुनाव आयुक्त का गठन का उल्लेख है। अगर चुनाव आयुक्त के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 324। पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। इस चीज को याद रखिएगा। और एक चीज और बता दें कि वर्तमान में सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है, यानी वो कौन सा राज्य है जो रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है? तो एक चीज़ ये बता दें क्लियर कि रबर उत्पादन जो है सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो केरल में होती है। ऑप्शन हम नहीं बोलेंगे, ऑप्शन आप खुद देखकर और इसको जितना फास्ट होके, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को करना है तो उस तरह आप जितना फास्ट होके आंसर दे सकते हैं। केरल राज्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केरल राज्य में अगर नारियल का उत्पादन देखा जाए तो सबसे अधिक होता है। और मसालों का उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश और केरल में होता है, इससे ध्यान रखिएगा। लेकिन मसालों का उत्पादन सबसे अधिक की बात करें तो केरल में राज्य में होता है। उसी प्रकार छोटी इलायची भी केरल में सबसे ज़्यादा होता है। और छोटी इलायची केरल में सबसे अधिक होता है। और भारत में बड़ी इलायची की बात करें, छोटी इलायची केरल में और बड़ी इलायची की बात करें तो सिक्किम राज्य, याद रखिएगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ? मंडल आयोग का गठन की अगर बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा 1979। मंडल आयोग का जो गठन हुआ था 1979 में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, जिससे मंडल आयोग का नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार एक चीज़ और बता दें कि मंडल आयोग ने 1931 के जाति जनगणना के आधार पर ओबीसी को 27% जो है आरक्षण देने की संस्तुति की थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि किसी भी राज्य में 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है अपने पास ये है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ? यानी किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपको हम बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो एक सेकेंड, हाँ ये 5 नंबर क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको हम बता दें कि इस सूडान का युद्ध 1870 के जो युद्ध हुआ, इसी के परिणाम स्वरूप जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। सूडान का युद्ध 1870 में हुआ था और इसी कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास ये है कि हिमाद्री नामक
नाम किसके लिए प्रयुक्त है, हिमाद्री नाम जो है किसके लिए प्रयुक्त है, तो आपको हम बता दें ग्रेट हिमालय के लिए। बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय के लिए हिमाद्री नाम प्रयुक्त है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 7 नंबर, कौन से निम्न में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है, तो मौद्रिक नीति का निर्धारण, रुपये के मूल्य का निर्धारण, करेंसी का मुद्रण और व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रख रखाव। इसमें से आपको आंसर करेक्ट चुनना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको हम बता दें कि रुपयों के मूल्यों का निर्धारण आरबीआई का कार्य नहीं है। बाकी जो कार्य है ये आरबीआई का कार्य है। आरबीआई का जो कार्य है आपको हम बता दें, करेंसी नोटों का निर्गमन करना है, सरकारी बैंकर का काम है, बैंकों के बैंक का काम विदेशी विनिमय को नियंत्रण करना, साख नियंत्रण, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन, ये जो है आपका आरबीआई का कार्य है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ऑप्शन है राजनीतिक दल, मजबूत नौकरशाही, राजनीति में धन का प्रयोग और देश का विशाल आकार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट होगा आंसर होगा राजनीतिक में धन का प्रयोग। राजनीतिक में धन का प्रयोग जो है लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। आजकल जो देखते हैं इलेक्शन में वोट को जो है खरीद लिया जाता है, जो एक तरह से गलत है, ये संविधान के विरोध है, इसका विरोध भी होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास एक, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। अगर इसका बात करें तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये आपको मालूम भी होगा, K2 जो है भारत का सर्वाधिक ऊंचा शिखर पर्वत है, जिसको हम लोग गार्डविन आस्टिन बोलते हैं। इसका जो ऊंचाई है आपको हम बता दें, इसका जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। 8611 मीटर इसका ऊंचाई है। इसके बाद अगर हिमालय क्षेत्र की बात करें तो हिमालय क्षेत्र की अगर बात करें तो हिमालय क्षेत्र की अगर बात करें सबसे ऊंची तो कंचनजंगा, याद रखिएगा, सिक्किम में है कंचनजंगा। और माउंट आबू कहाँ है, तो माउंट आबू जो है आपको हम बता दें, माउंट आबू जो है राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में माउंट आबू है। और उसी प्रकार अगर बात करें, सॉरी माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट हमने टिक किया है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, माउंट आबू जो है राजस्थान में है। तो क्लियर हो गया, K2 भारत का सर्वाधिक ऊंचा शिखर पर्वत है, माउंट आबू जो है आपको राजस्थान में है, कंचनजंगा सिक्किम में जो हिमालय क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है, और माउंट एवरेस्ट जो है ये आपका नेपाल में है। इसको हम लोग सागर माथा के नाम से नेपाल में जानते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, इसको थोड़ा हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास ये है कि विकास के केंद्र विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। प्रथम में की गई थी कि द्वितीय में कि चतुर्थ में कि छठी में, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम के शुरुआत की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 ईस्वी तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। इसका जो ऑप्शन है आपके पास B.D. स्वारकर है, M.N. जीना है, M.A. जीना है, और ज्योतिबा फुले है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि महात्मा गांधी जो है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। इस समय गांधी ने कहा था, एक गांधी का वक्तव्य है कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। अगर इस लाइन के बारे में पूछे किसने बोला था तो महात्मा गांधी। इस चीज़ को याद रखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन में आ चुका है। और गोलमेज सम्मेलन की बात करें, देखिए गांधी यूरिन पैड को स्वीकार किया गया, गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। अगर पूछे क्वेश्चन में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और सभी में किसने भाग लिया था, तो सभी की बात करें तो भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा गोलमेज सम्मेलन की। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास ये है कि 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था, 1977 में जो चुनाव था उसमें जनता पार्टी का क्या नारा था, लोकतंत्र बचाओ
लोकतंत्र बचाओ, ये जनता पार्टी का 1977 में नारा था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राज्यसभा बजट प्रस्ताव को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यूज में काफ़ी बार चल चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको हम बता दें 14 दिन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार क्यूज में ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। तो सुर्खी का प्रारंभ किस वास्तुकला में हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन जो है आपके पास कुषाणों द्वारा, सल्तनत के सुल्तानों द्वारा, गुप्तों द्वारा और मुगलों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको हम बता दें कुषाण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको हम बता दें कुषाणों द्वारा, बिल्कुल सही है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों द्वारा किया गया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर में एक निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। ऑप्शन है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको हम बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित की गई है। ऑलरेडी एग्जाम आई थिंक क्यूज में हो चुका है और ये आपको मालूम भी होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या वो 84 यानी 84 है। और ये देखिए अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितने सीटें की आरक्षित है तो 84। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए 47 याद रखिएगा। अनुसूचित जाति अलग है जिसको एससी बोलते हैं, उसके लिए 84, और अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी बोलते हैं उसके लिए 47 सीटें जो है लोकसभा में आरक्षित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। लोकसभा में अधिकतम सीट जो है क्वेश्चन में क्यूज में आ चुका है 552 है। लोकसभा में अधिकतम सीट कितना है 552 है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा में कितने सीट है तो 543 पर चुनाव होता है और 2 जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन चुनते हैं, यानी टोटल कितना हो गया 545। टोटल कितना हो गया 545। चुनाव कितने पर होता है 543 पर चुनाव होता है। 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है जो राष्ट्रपति द्वारा होता है। वर्तमान में कितने हैं तो 543 याद रखिएगा। लोकसभा की कुल संख्या वर्तमान में कितना है तो 545 याद रखिएगा। और अधिकतम कितना है तो 552, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाले श्रेणी मापदंड क्या है। ऑप्शन है 1 मार्क, ISI मार्क, हॉल मार्क, ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको हम बता दें 1 मार्क। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1 मार्क जो है कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाले श्रेणी का मापदंड है 1 मार्क। पूछे 1 मार्क से संबंधित है तो कृषि से संबंधित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिएगा मूल रूप से मौलिक अधिकार जो है 7 प्रदान किए गए हैं। उसी प्रकार अगर संपत्ति का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संशोधन द्वारा 1978 के समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार है क्लियर कर दे, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया है। और किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया 31, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा 44वां जो संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। यानी 1978 से पहले मौलिक अधिकार कितने थे 8 थे। और एक चीज़ याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 याद रखिएगा अनुच्छेद 31 यानी 31 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। और एक चीज़ और बता दें कि संपत्ति के अधिकार 6ठी मौलिक अधिकार था। यानी जो है संपत्ति का जो अधिकार था ये 6ठी मौलिक अधिकार था 1978 से पहले।
चलिए, तो अभी जो हम लोग का क्वेश्चन है उसमें बस ये जानना है कि अभी जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं, तो 7। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक गठबंधन सरकार से अविभाज्य है। एक गठबंधन सरकार से क्या अविभाज्य है? ऑप्शन है बहुमत प्राप्त दल द्वारा निर्मित सरकार, संसद द्वारा निर्वाचित सरकार, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सरकार, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठन से निर्मित सरकार। ये जो इजी क्वेश्चन है ये आप आंसर बिल्कुल इसका दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ये 4 होगा, यानी डी होगा। 2 या 2 से अधिक दलों के गठजोड़ से निर्मित, क्योंकि गठबंधन सरकार का मतलब तो समझते हैं। बिहार में अभी महागठबंधन सरकार चल रहा है जिसमें काफ़ी सारे राजनीतिक दल उसमें मिले हुए हैं, वही है गठबंधन की बात कर रहा है। उसी प्रकार अगर 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन में है कि सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। किस चीज़ का? तो सरकार के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने की, कि विधानसभा की कार्यवाही देखने की, कि सरकार क्या कर रही है, कि चुनाव में भाग लेने की। ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका जो है मेन आंसर जो होगा सरकार क्या कर रही है। सरकार क्या कर रही है? सूचना का अधिकार है, एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है कि सरकार क्या कर रही है उसके बारे में जानना, उसके बारे में बोलना, उसके बारे में विरोध भी करना। उसी प्रकार अगर इसको बात करें, ITI एक्ट जो है कब लाया गया, सूचना का अधिकार जो है कब लाया गया था, तो ये जो है आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है 2005 में सूचना का अधिकार जो है ITI एक्ट लाया गया था 2005 में। सूचना का अधिकार UPA सरकार की देन है। UPA सरकार का मतलब हुआ कांग्रेस की देन है सूचना का अधिकार, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बिहार जाएगी। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार, यानी बिहार के इतिहास में प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके पास सामने है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा आपको हम बता दें कि अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी बिहार के इतिहास में प्रथम ग्रंथ के रचनाकार। बिहार के इतिहास में बहुत सारा रचनाकार किया गया है, लेकिन बिहार के इतिहास में प्रथम जो ग्रंथ के रचनाकार थे वो थे अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। इस चीज़ को याद रखिएगा, CGL एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य MSP की संस्तुति किसके द्वारा दी जाती है? तो MS की संस्तुति जो है किसके द्वारा दी जाती है, तो आपको हम क्लियर कर दें। ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आपके सामने है, देखिए और बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको हम क्लियर कर दें कि CACP, यानी इसका जो आंसर होगा CACP, ये जो है MSP की मूल्य का निर्धारण करता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ था? तो कृषि मूल्य आयोग का गठन जो हुआ था आपको हम क्लियर कर दें, ये जो हुआ था 1900 हुआ था 65 में। कृषि मूल्य आयोग का जो गठन हुआ था 1965 में हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर बात करें कि कृषि मूल्य आयोग 1985 में 85 से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का नाम से जाने लगा। देखिए, कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 में और 85 से क्या हुआ, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जाना गया। ठीक है, चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हेवी क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन आपके पास ये आंसर दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन से भी आप इसको अलग कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको हम क्लियर कर दें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। कोयला, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो कोयला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोंकण तट निम्न में से किसके बीच स्थित है? ये भी इजी है। कोंकण तट जो है निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा गोवा से दमन के बीच। गोवा से दमन के बीच कोंकण तट जो है स्थित है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको हम क्लियर कर दें, मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स से संबंधित एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ये क्वेश्चन क्यूज में कल ही हुआ था। नगरीय क्षेत्रों में लेकिन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतंत्र सुधारों के संबंध में सुशासन से अधिक कर एकत्रित करना, राजनीतिक दलों को धन न देना, सरकार को और अधिक शक्तियां प्रदान करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सुशासन। ये सुशासन याद रखिएगा। इसे भी बिहार में नीतीश जी को सुशासन जी के नाम से जाता है, यानी गुड गवर्नेंस। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो है आपके पास है कि भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो याद रखिएगा झूम कृषि कहाँ की जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो इसका होगा आपको हम बता दें कि उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि की जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में जो है झूम कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो ये क्वेश्चन क्यूज में हो चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर कामरूप जो है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हीराकुंड परियोजना जो है आपको हम बता दें, ये है आपका महानदी पर स्थित है। हीराकुंड जो परियोजना है महानदी पर स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करें तो टिहरी बांध है 261 मीटर, याद रखिएगा। सबसे लंबा हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा टिहरी बांध, और भाखड़ा नांगल बांध प्रथम कंक्रीट बांध है। कंक्रीट मतलब सीमेंट बालू का जो होता है उसको कंक्रीट बोलते हैं। तो भारत का भाखड़ा नांगल बांध जो है बांध की प्रथम कंक्रीट बांध है। भाखड़ा नांगल बांध क्या है? प्रथम कंक्रीट बांध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है आपका आंसर इसका करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। तो बस क्वेश्चन 31 ही रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे फिर हम लोग जो है 31 से आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा लगे तो जरूर बोलिए। इसको अगर आगे तक कंटिन्यू किया जाएगा, डेली जो हम लोग है 30 मिनट में 30 से 50 मिनट में 75 क्वेश्चन डिटेल्स के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मस्त पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।